हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस वर्कशॉप। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग यार एनएलएम कर रहे थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 5 लेक्चर्स हम लोगों ने कर लिए हैं। आज हम लोगों का डियर ये है लेक्चर नंबर 6। हम लोगों का कौन सा है ये है लेक्चर नंबर 6। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हम लोग बातें करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ओके, तो फ्रिक्शन के बारे में हम लोग जब बात करने चल रहे हैं तो पहले से ही मैंने कुछ की पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही जबरदस्त करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इन स्टार पॉइंट्स पे और इनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। ये पूरा का पूरा लेक्चर 2 पार्ट्स में होने वाला है डियर। पहला वाला पार्ट जो रहेगा वो हम लोगों का थ्योरी वाला पार्ट रहेगा, थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकल बातें करेंगे, थोड़ा सा कंसेप्चुअल बातें करेंगे, और उसके जस्ट बाद हम लोग जो है क्वेश्चंस को लेना शुरू करेंगे जो कि हमारे जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हमारे एडवांस लेवल के भी होंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर भी हम इसको बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे जिससे कि आपको घबराहट हो। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन क्या कहता है कि इट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज इन कांटेक्ट। एक बात याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि जब कभी भी बात फ्रिक्शन की आती है तो फ्रिक्शन अकेले किसी बॉडी पे नहीं लगता। फ्रिक्शन अगर अकेली कोई बॉडी है, जैसे कोई भी बॉडी मान लीजिए ये एयर में है, कोई भी बॉडी एयर में है, तो इस पर तब तक फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा जब तक कि इस पर कोई दूसरी बॉडी कांटेक्ट में ना आ जाए। हालांकि जब आप एयर में किसी भी बॉडी को रखते हैं, लेकिन जब आप मोशन करवाते हैं तो एयर ड्रैग वगैरह आ जाता है, मतलब इसमें जो एयर होती है, एयर का भी फ्रिक्शन लगता है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ अनदर चैप्टर, हम लोग उसमें बातें करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए कि फ्रिक्शन जो होता है डियर, फ्रिक्शन तभी वर्क करना शुरू करता है जब 2 बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं। और कांटेक्ट में होने के बाद भी यहां पे देखिए इट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट। इस पे फोकस करिएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स। जो नेट कांटेक्ट फोर्स होता है उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आता है डियर, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आता है उसकी सपोज करिए कि ये बॉडी इधर मूव कर रही है, तो ये इसका सरफेस है डियर, ये इसका सरफेस है जिस पर ये बॉडी रखी हुई है। अब इन दोनों बॉडीज के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स, इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा, अगर बॉडी इधर मूव कर रही है, इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा डियर, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा उधर आएगा, और ये बॉडी इस पर, ये आप कह सकते हैं कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा नेट फोर्स का, वही होगा आपका क्या, वही होगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। ओके डियर, आइए सेकंड पॉइंट हम लोग जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज द सेकंड पॉइंट। इट स्टार्ट्स एक्टिंग व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और एक्चुअल मोशन। क्या मतलब हुआ? अगर आप किसी भी बॉडी को किसी दूसरी सरफेस पे आप रख दें तो वहां पे उस समय तक फ्रिक्शन नहीं लगता है जब तक कि उसके अंदर टेंडेंसी ऑफ मोशन ना हो। टेंडेंसी ऑफ मोशन का क्या मतलब होता है डियर, हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बताना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये मान लीजिए टैबलेट है। ओके, अब क्या हुआ, अभी जैसे हम इसको लिए हैं हाथ में लिए हैं डियर, क्या होगा कि अभी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है का मतलब कोई फ्रिक्शन कुछ भी नहीं। अब देखिए हम इस पे फोर्स लगाना शुरू किए ना, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी भी। लेकिन हाँ, मेरा जो नीचे वाला हाथ है, इसको महसूस होना शुरू हो गया है कि ये बंदा जो है वो मूव करना चाह रहा है, यानी कि फ्रिक्शन काम करना शुरू कर दिया। अभी भी नहीं, लेकिन महसूस हो रहा है। और ये देखिए जब इस पे मोशन शुरू हो जाता है, इसका मतलब आप यहां से थोड़ा सा अंदाजा लगाएं डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से आपको ये बात पता चली
क्या बात पता चली कि या तो टेंडेंसी होनी चाहिए मोशन की, यानी वो टेंडिंग टू मूव, यानी मूव करने वाला हो, या दूसरी चीज आप याद रखिए, या मोशन कर रहा हो। अब यहीं से आपका फ्रिक्शन दो पार्ट्स में टूट जाता है डियर। पहला होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं? जब आपकी बॉडी टेंडिंग टू मूव है ना, टेंडिंग टू मूव वाले पोजीशन में होती है, यानी कि वो जस्ट मूव करने वाली होती है, तब तक उस पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। और जब आपकी बॉडी मूव करने लगती है डियर, तो उस समय आपका काइनेटिक फ्रिक्शन काम करने लगता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग म्यू के, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो होता है वो म्यू के होता है, म्यू एस होता है। और जो स्टैटिक है ना, ये स्टैटिक हो गया, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन वो जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? म्यू के होता है। एक बात यहीं पे हम आपको बता दें, हालांकि अभी और आगे हम लोग इस पे डिटेल से बात करेंगे। म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से बड़ी होती है। बात ये समझ लीजिएगा, जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और मूव नहीं कर रही होती है, उस समय उस पे स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट काम कर रहा होता है। लेकिन आपको भी पता होगा यार, जैसे मान लीजिए आपके घर में बॉक्स होगा, जब आपने बॉक्स पे धक्का लगाया होगा पहली बार जब आपने धक्का लगाया होगा, तो क्या हुआ होगा कि वो बॉक्स में आपको ज्यादा धक्का लगाना पड़ा होगा, बजाय कि जब वो मोशन में आ गया था तो कम आपको फोर्स लगाना पड़ता है, तो कम आपको धक्का लगाना पड़ता है। यहां से थोड़ा आइडिया आ जाता है यार कि जब हमारी बॉडी जो होती है वो मोशन में आ जाती है, तो उस पे जब काइनेटिक फ्रिक्शन काम करने लगता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है कंपैरेटिवली किसके? स्टैटिक फ्रिक्शन के। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। हाँ, सेकेंड पॉइंट जो था, ये भी बात आपको समझ में आ गई कि देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन आर एक्चुअल मोशन। या तो वहां पे टेंडेंसी होगी डियर, और या तो वो एक्चुअल में मोशन कर रहा होगा, तभी वहां पे फ्रिक्शन काम करना शुरू करेगा। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट हैज ए टेंडेंसी टू स्टॉप रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। ये मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि जो फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो, जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। क्या मतलब हुआ डियर इसका? क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज करिए कि ये मार्कर है और ये हथेली पे रखा हुआ है, अब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। अभी पिछला वाला एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है? तो रिलेटिव मोशन का क्या मतलब होता है डियर? जैसे मान लीजिए ये आपका सरफेस है और इस सरफेस पर ये बॉक्स रखा हुआ है। अब इस बॉक्स पे हमने फोर्स लगाया और ये बॉक्स v वेलोसिटी से ये मूव करने लगा, v वेलोसिटी से ये डियर मूव करने लगा। तो इसकी जो रिलेटिव मोशन होगी इस सरफेस के रिफरेंस में, इसकी रिलेटिव मोशन किधर होगी? इसकी रिलेटिव मोशन राइट डायरेक्शन में होगी। और इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। ये बात आप याद रखिएगा डियर। इसका मतलब ये हो गया कि इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी कह लीजिए, अपोजिट मोशन कह लीजिए। तो यहां पे इसका लगेगा, तो इसका मतलब इधर होगा आपका क्या? एफ स्टैटिक। यानी स्टैटिक जो आपका जो वो लगेगा, क्या कहते हैं, जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स आप कहिए, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे वही चीज हमने फिर से लिखी है, कि इसकी जो डायरेक्शन होती है डियर, इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। ओके, अब क्या मतलब हुआ डियर? अब देखिए कभी कभी इसमें कंफ्यूजन आता है कि भैया जैसे मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब हम इस डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो अब आप बताइए कि मान लीजिए ये बंदा इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो आप हमें पहले ये बताइए डियर कि इस बंदे पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। चलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए इस डायरेक्शन में, ऑप्शन बी इस डायरेक्शन में। हाँ बताइए जल्दी से बताइए। ऊपर देख लीजिए क्या लिखा है कि डायरेक्शन
जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है दैट इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा डियर। उसके बाद आप ये बताइए, ये बंदा अगर इधर को मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इससे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा बताइए। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों में बहुत लोग ये कह रहे होंगे कि ये ए वाला सही है, ए वाला सही है क्योंकि रिलेटिव मोशन के अपोजिट। लेकिन डियर आप एक बात भूल रहे हैं। वो बात क्या भूल रहे हैं कि जब ये बंदा यहां पे देखिए, इसके पैर पे आप ध्यान दीजिए, जब ये बंदा आगे चल रहा था, उस समय जरा सोचिए, जब ये बंदा आगे चल रहा था तो वास्तव में इसके पैर पे इसके पैर का मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसने पैर पीछे नहीं लिया था क्या? अरे भाई, इसने जमीन को पीछे, यानी इसका, अरे भाई जब आप चलते हो तो जरा देखो, अब नीचे तो आपको दिखा नहीं सकते हैं कि पैर, लेकिन जरा सोचिए जब आप चलते हो तो पोजीशन यही तो रहती है, ऐसे धक्का लगाते हो, ऐसे पैर आपका ऐसे होता है। ऐसे का मतलब ये पीछे को आप मोशन करवाते हो अपने पैर को, आपका पैर पीछे को मोशन करता है। इसका मतलब फ्रिक्शन आगे लगेगा, डियर, बिल्कुल सही। अब आइए यहाँ पे, अगर ये बॉल ऐसे रोटेट कर रही हो और ऐसे रोटेट करते हुए ये आगे बढ़ रही हो तो डियर फिर से बताइए कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। रिलेटिव मोशन के अपोजिट। इसका मतलब जब ये चल रहा होगा, जब ये नाच रहा होगा डियर, जब ये ऐसे यहाँ पे रोटेट कर रहा होगा, तो क्या ये इधर को नहीं फेंक रहा है, क्या ये इधर को नहीं घूम रहा है? यानी इसकी रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब इस पे भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? राइट। इस पे भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? राइट होगा। अब बात समझ में आ रही है? अब आ जाइए इस पे। अब इस पे भी वही बात है कि अगर ये ब्लॉक आगे चलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे फ्रिक्शन पीछे, अब इस पे मान लीजिए ये ब्लॉक आगे चल रहा है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे। तो डायरेक्शन ऐसे ही डिसाइड करी जाती है डियर। मेरे ख्याल से आपको अब डायरेक्शन को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे मैंने जो बताया कि ये आदमी आगे बढ़ रहा है तो इस पे फ्रिक्शन भी आगे लगेगा, याद रखिएगा। और हाँ, कभी कभी क्या होता है, जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठ जाते हैं, आगे चल के आपको कन्वेयर बेल्ट वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे डियर। कन्वेयर बेल्ट पे क्या होगा कि एक बॉक्स आके गिरेगा और आपको ये बताना रहेगा कि उस पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। कन्वेयर बेल्ट भी आगे चल रही होगी और एक बात बता दें, वहां पर भी फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन भी आगे लग रहा होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठ जाओगे, उस बेल्ट पे बैठ के जब आप उस बॉक्स को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि वो बॉक्स पीछे जा रहा है, यानी रिलेटिव मोशन दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेयर बेल्ट। इसलिए वहां पर ये एडवांस में ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आप करेंगे डियर, और वहां पे आप फ्रिक्शन को आगे की डायरेक्शन में लगाएंगे। भले ही थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाए डियर, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास रहे दैट शुड बी कंप्लीट। बस अब ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया डियर, ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। वर्क्स इन पेयर का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ डियर कि फ्रिक्शन हमेशा पेयर में काम करता है। भाई जानते ही हो यार, पेयर में काम क्यों नहीं करेगा? जब वहां पे दो बॉडीज हैं तो सीधी सी बात है, दोनों बॉडीज कांटेक्ट में होंगी, इट विल वर्क्स लाइक एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, तो ये पेयर वाला भी बात आपको समझ में आ गया होगा कि पेयर का मतलब ये है कि दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं, तो क्या होगा? ये जितना आगे जाने की कोशिश करेगा उसको उतना पीछे खींचेगा। दैट इज इफ देर इज ओनली टेंडेंसी ऑफ मोशन। हाँ, अब यहां से बात ये आती है डियर कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में जो बेसिक डिफरेंस होता है उसको आप यहां से जान लीजिए। वो क्या है? इफ देर इज ओनली टेंडेंसी ऑफ मोशन, अभी मूव नहीं कर रहा है, उसके अंदर केवल टेंडेंसी है डियर, उसके अंदर क्या है? केवल टेंडेंसी है, तो उसमें क्या होगा? उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन होगा डियर, इफ योर बॉडी इज मूविंग देन एट दैट सिचुएशन इट मींस एक्चुअल मोशन इज हैपनिंग देयर, एक्चुअल मोशन हो रहा है वहां पे, तब वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा।
इतनी बात आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ओके ओके ओके, चलिए आ जाइए नीचे, आ जाइए नीचे आ जाइए। एक पॉइंट और बच रहा है, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। ओके डियर, चलिए आ जाइए। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ये बहुत प्यारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। अगर आप ये चीज नहीं ध्यान दिए तो आप बहुत गलतियां करोगे, और हम ही आज ही आपसे वो गलतियां करवाएंगे, आज ही गलतियां करवाएंगे, हम ही करवाएंगे। ठीक है, चलिए हाँ, तो लेकिन इस पे आप स्टार लगा लीजिए, एक और स्टार आप लगा लीजिए कि भैया ने बोला है कि आप गलती करोगे, मैं नहीं करूंगा, देखते हैं कैसे नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, और मैं कह रहा हूं आपसे गलती मैं करवा लूंगा। चलिए देखते हैं आप गलती करते हैं कि नहीं। इट्स ओके डियर, कम ऑन, फिर से। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, यानी कि अपने आप को एडजस्ट करता है। क्या मतलब हुआ एडजस्ट करता है का मतलब? इसका मतलब हम आपको थोड़ा सा समझाने क्या कोशिश करते हैं डियर। इधर देखिए, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, जैसे मान लीजिए क्या है, ये एक सरफेस है डियर, और इस पर एक ब्लॉक रखा है, इस पर एक ब्लॉक रखा है, और ये ब्लॉक जो है डियर, ये ब्लॉक जो है वो 10 kg का है, ये ब्लॉक 10 kg का है। अब आपको मैं दो बातें बताना चाहता हूं, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, इसका कोई काम नहीं है। अब यहां से मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं डियर, कि इस पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, इस पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, उसकी वैल्यू होती है म्यू एन, या म्यू एन कह लीजिए, या म्यू एस एन कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, म्यू एन, ज्यादातर हम लोग म्यू एन के। और उसके बाद अगर इस पे हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें डियर, तो वो भी होती है म्यू के एन। ठीक है, जहां पे म्यू एस जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है, और म्यू के जो होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है। ओके, चलिए अब देखिए, यहां से अगर हम लोग म्यू एन, सपोज करिए कि इस पे जो है म्यू एस की वैल्यू 0.5 दे दी गई है, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए। ओके, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। केवल अभी इस पर आप फोकस करेंगे। कम ऑन, जल्दी से इधर आइए। यहां पे अब हम इसको भी मिटा सकते हैं मेरे ख्याल से, ये भी पॉइंट आपको समझ में आ चुका है डियर, तो हम इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि अब हमको क्या चाहिए, अब हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। हाँ ठीक है, एडजस्टिंग फोर्स ये दिमाग में रखिएगा। ओके, चलिए, एडजस्टिंग फोर्स दिमाग में रखिएगा। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, हमें निकालना है एफ एस निकालना है। हमें यह पता है कि एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू के होता है, म्यू एन होता है, म्यू एस एन कह लीजिए। अब देखिए एन कम, अब इस पे, अब देखिए यार, आप एनएलएम पढ़ चुके हैं, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ चुके हैं, फोर्स कैसे लगते हैं, कैसे टूटते हैं, सब आप जानते हैं, तो बहुत ज्यादा इस पे बात ना करते हुए, इस पर एक mg नीचे लग रहा होगा, और ये सरफेस जो है उसके ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा होगा। बोलिए हाँ या ना। इफ दिस पर्टिकुलर बॉडी इज नॉट मूविंग, इट मींस mg इज इक्वल टू n, या यूं कह सकते हैं n इज इक्वल टू mg। बोलिए हाँ या ना, पक्का? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से एफ एस क्या आ जाएगा, n म्यू एस इंटू एन, यानी कि क्या लिख दें हम, क्या लिख दें बताइए। और इधर देखिए, म्यू एस की वैल्यू 0.5 है, 0.5 है, और mg की वैल्यू क्या होगी बताइए, mg की वैल्यू क्या होगी, बोलिए। अरे भाई म्यू एन, अब एन बराबर mg है, तो इसका मतलब 10 गुणे 10 कितना हो गया बताइए जल्दी से। यहां पे आ गया आपका 50, यहां पे आपका आ गया 50 न्यूटन। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इस पर 50 न्यूटन लग रहा है। अब सुनिए ध्यान से, क्या मतलब हुआ इसका क्या मतलब हुआ डियर। आप इस बात को अगर समझ गए तो फिर क्या ही बात है, अगर आप इस बात को समझ गए फिर क्या ही बात है यार। अब देखिए, ये जो 50 न्यूटन आया है डियर ना, ये जो 50 न्यूटन आया है म्यू एन की वैल्यू, इसका मतलब ये हो गया कि इस पर आप जब तक 50 न्यूटन तक बल लगाएंगे, जब तक आप इस पर 50 न्यूटन तक बल लगाएंगे, ये हिलने डुलने वाला नहीं है। इसका मतलब सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब ये हो गया, जब इस पर फोर्स 0 लग रहा था, याद करिए डियर, जब इस पर फोर्स 0 लग रहा था तो काइनेटिक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी 0 थी।
हाँ हाँ, अब सुनिए, जब आपने इस पे 2 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो गई, 2 न्यूटन हो गई। फिर आपने 4 लगाया, इसकी भी वैल्यू 4 हो गई। आपने 10 लगाया, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी भी वैल्यू 10 हो गई। जब आपने 20 लगाया, इसकी भी वैल्यू 20 हो गई। जब आपने 30 लगाया, इसकी भी वैल्यू 30 हो गई। जब इसने 40 लगाया तो इसकी भी वैल्यू 40 हो गई, इसकी भी वैल्यू 40 हो गई। और जब आपने 50 न्यूटन लगाया डियर, तब इसकी भी वैल्यू 50 हो गई। अब बात समझ में आई आपको? दैट्स वाई स्टैटिक फ्रिक्शन is known as self adjusting force. स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज सेल्फ। देख रहे हैं ना, ये 0 से लेके अपने आप को कहां तक एडजस्ट कर रहा है, 0 से लेके अपने आप को 50 न्यूटन तक एडजस्ट कर रहा है डियर। लेकिन अब जैसे ही आप 51 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, जैसे ही आप 51 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, यही स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन, यही स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जहां पे आप म्यू एस यूज कर रहे थे, अब आप म्यू एन यूज करना शुरू कर देंगे। यस, बस इतनी ही बात हमें आपको बतानी है और कुछ भी नहीं। बाकी बातें हम लोग किस में करेंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे। अब आइए यहां पे, हाँ, ये वही पॉइंट है कि ये वेरी करता है कहां से, 0 से लेके एफ लिमिटिंग तक, यानी लिमिटिंग फोर्स तक। लिमिट कहां तक आएगी, इसकी जो एफ लिमिट आएगी डियर, वो म्यू एन तक आएगी। इसकी जो लिमिट होती है वो म्यू एन तक होती है, म्यू एस एन कह लीजिए स्टैटिक के केस में। तो ये इतनी बात हुई। मेरे ख्याल से अगर इतनी बात हम लोग किए तो चलिए छोटा सा एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आप गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्या आप गलती तो नहीं। चलिए बताइए, फटाफट बताइए। हाँ चलिए, इस पर हम फोर्स लगाए इधर को 10 न्यूटन, इसमें हो रही है वेलोसिटी इधर को। आपको ये बताना है डियर कि इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स हम इधर लगा रहे हैं और इस पे रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसकी उस डायरेक्शन में है। आपको ये बताना है, हाँ, इस पे ये इसका सरफेस है। आपको ये बताना है डियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कह लीजिए, आज की सीरीज का है ना, क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए, हाँ बताइए, फटाक से बताइए कि इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताइए। ए, ऑप्शन नंबर ए इधर, ऑप्शन नंबर बी इधर, ऑप्शन नंबर सी कोई नहीं, 0। बताइए। ऑप्शन नंबर डी हम देंगे ही नहीं, क्योंकि हुआ ही नहीं, कुछ है ही नहीं। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं, इधर कह रहे हैं, इधर या फोर्स की डायरेक्शन में? नहीं, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये बात चल रही है कि जिधर फोर्स लग रहा है उधर है। अभी फिर से आप आइए ना यार, यही मैंने लिखा था, क्या लिखा था कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होती है दैट इज अपोजिट टू द व्हाट, यस, अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो इसका मतलब ये होगा अगर वेलोसिटी इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इधर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए ठीक है। तो ये एक छोटा सा पिद्दी सा क्वेश्चन था और इससे हम लोगों ने स्टार्ट करा। अब हम करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेना शुरू करते हैं अच्छे क्वेश्चंस डियर। ओके चलो, हाँ तो डियर सिलसिला अब स्टार्ट कर दिए हैं हम लोग और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओके, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एक्सीलरेशन इन द ब्लॉक इफ इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। अगर स्टार्टिंग में आपका ब्लॉक अगर रेस्ट में है डियर, तो आपको ये बताना है कि इसमें एक्सीलरेशन कितना आएगा। ओके, तो आप बताइए कि इस एक्सीलरेशन कितना आएगा इसमें। ओके, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए। वीडियो को पॉज करने के बाद अपना बेस्ट ट्राई करो, उसके बाद फिर आप जो है इसका सॉल्यूशन सुनो। ओके, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसके बारे में हम लोग सोचेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे और कैसे 1 बाय 1 क्वेश्चंस को पिक करेंगे। ओके, चलिए आइए फटाफट। अब इसमें देखिए ध्यान से कि इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है डियर, वो दिया गया है 0.5 और इसका जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है आपका 0.4। ओके, यहां पे एंगल आपको 37 डिग्री दिया गया है और 37 डिग्री पर 40 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आपको क्या करना चाहिए कि इसका एफबीडी बनाना चाहिए। एफबीडी के बारे में सारे बंदों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है क्या
कि अगर ये, चलिए अब हमको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, ये हमें पता चल गया है। अब देखिए डियर, इस पर आगे की तरफ ये जो 40 है ये हो जाएगा 40 cos 37 डिग्री। ओके, इस पर ऊपर की तरफ क्या कितना लगेगा आप बताइए? इस पर लगेगा 40 sin 37 डिग्री। बात से आप सहमत हैं कि नहीं? इस पर नीचे क्या लगेगा डियर? नीचे आपका mg लग रहा होगा और ऊपर आपका क्या लग रहा होगा? ऊपर आपका नॉर्मल लग रहा होगा। ओके, चलिए फटाफट से इनकी वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि 40 cos 37 की वैल्यू कितनी होती है डियर। तो अरे यार ये एंगल भूल गए क्या? ये एंगल भूल गए क्या? ये 37 होता था, ये 3 होता था, ये 4 होता था, ये 5 होता था। ओके, तो 40 cos 37 की वैल्यू क्या आएगी? cos बोले तो 4/5 5 8 जा और 8 4 जा 32 न्यूटन। 32 न्यूटन, इसका मतलब ये आगे 32 न्यूटन से इसको खींच रहा है। बोलो हाँ या ना? ओके, ऊपर देखिए, ऊपर का आप अब इस बॉडी को आप बैलेंस करिए डियर। अब आप इस बॉडी को बैलेंस करिए। कैसे बैलेंस करेंगे? ऊपर और नीचे तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, सबसे पहले इसको आप निकाल लीजिए कि 40 sin 37, sin 37 का मतलब 3/5 डियर, 3/5 5 8 3 जा 24 न्यूटन। कितना? 24 न्यूटन, यानी ऊपर 24 न्यूटन, यानी n प्लस 24 इज इक्वल टू कितना? mg, है ना? n प्लस 24 इज इक्वल टू mg, यानी कि n इज इक्वल टू कितना? अच्छा, mg, इसका मास भी दिया गया है डियर, इसका मास आपको दिया गया है 10, इसका मास आपको मान लीजिए 10 kg दिया गया है। कितना? 10 kg दिया गया है। ओके, 10 kg ही है। ओके, ठीक है। अगर 10 kg है तो यहाँ पे आप कर लीजिए 10 10 जा 100। ओके, 100 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? 100 माइनस 24 इज इक्वल टू हाउ मच? कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 2 गया 76। ओके, 76 न्यूटन। क्या आ गया? n की वैल्यू आ गई आपकी 76 न्यूटन। अब सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा डियर, यहां पे म्यू, सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि Fs आएगा कितना? Fs, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू s इंटू n की वैल्यू 76 आप देख रहे हो। इसका मतलब हो गया 5 × 30 और 5 × 35, 35 और 3 38, 38 न्यूटन आ गई डियर, 38 न्यूटन। अब इधर देखिए Fs की वैल्यू क्या है? 38 न्यूटन। और सामने कितना फोर्स लग रहा है डियर? सामने 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब आपको कुछ समझ में आया? अब आपको कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये हो गया, अब आप क्या कहिएगा? आप ये कह रहे होंगे कि इधर 38 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर 32 न्यूटन का बल लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी इधर को 6 न्यूटन से इधर मूव करना शुरू कर देगी। और आप ये कह रहे होंगे कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय मास, यानी 6/10 इज इक्वल टू 0.6। क्या आप यही तो नहीं कर रहे हैं? अगर आप ये कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं डियर, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना था। तो क्या करना था? अब सोचिए, अब आप सुनिए करना क्या था। हमने आपको बताया, हम कहे थे ना आपसे गलती करवा लेंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ ने गलती नहीं किया, लेकिन मैक्सिमम ऑफ यू मे बी आपने गलती किया हो। लेकिन ठीक है, हम तो ये कामना करते हैं आपसे, ईश्वर से, कि आपसे गलती कभी ना हो, कभी हो ही ना यार। क्योंकि अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट को पकड़ ले तो पकड़ लें। फिर देखिए, अब ये बॉडी है आपकी, ये बॉडी है और इस पे इधर 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसका Fs का वैल्यू कितना है डियर? 32 कितना है? सॉरी 38। कितना है? 38। अब सुनिए ध्यान से, जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? अगर Fs की वैल्यू 38 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी औकात कितनी है? इसकी औकात है 38 न्यूटन तक की। इसकी औकात 38 न्यूटन तक की है और आप कितना लगा रहे हो? आप 32 ही तो लगा रहे हो। इसका मतलब जब आप 32 लगाओगे, याद करो अभी 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले मैंने क्या कहा था कि जब आप 1 लगाओगे ये 1 लगाएगा, आप ये 2 लगाओगे ये 2 लगाएगा, ये 4 आप लगाओगे ये 4 लगाएगा। आप 38 लगाओगे ना तो ये 38 लगाएगा।
लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि आप 32 ही लगा रहे हो तो ये भी 32 लगा देगा यार। जब आप 32 लगा रहे हो ये भी 32 लगा देगा, यानी कि नेट एक्सीलरेशन कितना आएगा? यस, आंसर मिल गया ना। नेट एक्सीलरेशन डियर आपका आएगा 0। कितना आएगा? 0 आएगा। बात समझ आई? तो मेरे ख्याल से ये एक प्यारा सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको इन्फॉर्म बहुत तगड़ा किया होगा, बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन दिया होगा। ओके, तो चलिए ठीक है, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, हाँ तो डियर इस क्वेश्चन के सिलसिले में आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके चलिए आइए, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं डियर, आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़िए, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए क्या कह रहा है, अ ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटरली। ओके, मोमेंटरली इसको पुश किया जाता है अलोंग अ हॉरिजेंटल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी v, विद एन इनिशियल वेलोसिटी v। if mu याद रखिए, mu is the coefficient of sliding friction mu s, actually mu s, okay, mu is the coefficient of sliding friction between b and surface. The block b will come to the rest after the time। अब सुनिए ये कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि एक सरफेस है डियर, इस पर एक ब्लॉक बी है, एक सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक बी है। अब क्या हुआ कि इस ब्लॉक बी को मोमेंटरली फोर्स किया गया, मोमेंटरली इस पर फोर्स लगाया गया, मोमेंटरली अलोंग अ हॉरिजेंटल सरफेस। ओके, इसको पुश किया गया। अब देखिए विद एन इनिशियल वेलोसिटी v, इसको इनिशियल वेलोसिटी v से इसको पुश किया गया होगा, v वेलोसिटी से इसको पुश किया गया होगा। और सुनिए इसका जो कॉफिशिएंट है डियर वो है म्यू इसका कॉफिशिएंट है। अब क्या कह रहा है, विद द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन b एंड द सरफेस द ब्लॉक विल कम टू द रेस्ट। आपका ये ब्लॉक, अब क्या होगा कि जब आपने इसको धक्का दे दिया, एक बार ऐसे धक्का देके छोड़ दिए, ऐसे धक्का देके छोड़ दिए, अब धक्का देके जैसे छोड़ दिए तो क्या होगा कि ये ब्लॉक कुछ दूर जाके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है जो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी है। ये रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन है डियर, और इसके अपोज में कौन लग रहा होगा? इसके अपोज में स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अब यही फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी को रोकेगा, यानी इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। देखिए अब ये वेलोसिटी भी दिया, इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। एक्चुअली क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक्सीलरेशन नहीं, रिटार्डेशन। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसको आपने ऐसे धक्का देके छोड़ा, ये धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे धीमा हो जाएगा और जाके रेस्ट में आ जाएगा। रिटार्डेशन का केस, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस पर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। डायरेक्शन मैंने ऐसा क्यों बनाया? रिटार्डेशन होगा इसलिए, या -a कह लीजिए भाई, आप -a कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर इसी डायरेक्शन में कहना चाहते हैं तो a। तो ये बताइए कि एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है F net अपान m net। बोलो हाँ है ना? तो F net क्या है डियर? जल्दी से बताइएगा, F net क्या है? ये है Fs। क्या है? Fs। और आप और हम दोनों लोग जानते हैं कि Fs बराबर क्या होता है? म्यू k या म्यू s इंटू n। अब बताइए नीचे इसके क्या लग रहा होगा? mg, ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल, यानी नॉर्मल mg के बराबर है, यानी यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? mg लिख सकते हैं। यानी fs, यानी कि f net की वैल्यू क्या आ गई डियर? f net की वैल्यू आ गई म्यू s mg। बोलो हाँ या ना? अपान में m net का मतलब वही m कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू, वास्तव में a क्या है? रिटार्डेशन है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू s इंटू जी। अपान का तो कोई चक्कर ही नहीं है क्योंकि mm तो गयो काम से।
बात समझ में आ गई? इसका मतलब आपको एक्सेलरेशन पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी आपको v दे दी गई थी और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी आपको v दे दी गई थी और फाइनल वेलोसिटी आपको क्या पता है कि बॉडी जाके रेस्ट पे हो जा रही है डियर। कहां? रेस्ट पे हो जा रही। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि v बराबर 0। तो अब यहां से आप लगा लीजिए ना t इक्वल टू, अरे भाई v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है u प्लस at, लेकिन यहां प्लस नहीं, यहां पे माइनस होगा। तो ये बताइए, यहां पे माइनस कर दीजिए, माइनस at कर दीजिए, तो t बराबर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से? v माइनस u अपान का a नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो चलिए v क्या है? v क्या है? 0 है। माइनस का u क्या है? u v है, u b है। a क्या है? ये क्या है? म्यू s इंटू जी है। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आई डियर? इसकी वैल्यू कितनी आई? v अपान का, अब क्या होगा देखिए, माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, v अपान म्यू एस जी, v अपान म्यू एस जी। देखिए तो कहीं आ रहा है क्या? v अपान ये देखिए म्यू एस जी। ओके, तो डी फॉर दिल्ली, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है डियर। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं और अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखते हैं। ओके डियर। हाँ तो डियर, क्वेश्चन के सिलसिले को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाए और आपके सामने दो क्वेश्चन लाके रख दिए। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। ओके डियर, तो सबसे पहले आइए हम लोग इस पहले क्वेश्चन पे अटैक करते हैं और इसमें बातें क्या क्या आपसे पूछ रहा है बिल्कुल शॉर्ट में मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे पुट कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं, ये 10 kg का एक कोई भी बॉडी है, ठीक है, 10 kg की कोई बॉडी है, इस पे 100 न्यूटन का फोर्स हॉरिजेंटली लग रहा है। 100 न्यूटन का फोर्स क्या हो रहा है? हॉरिजेंटली लग रहा है। और इसका जो कॉफिशिएंट है, जो स्टैटिक कॉफिशिएंट है, या यूं कह लीजिए जो इसका फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट है वो है 0.5। आपको ये बताना है कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना होगा, इस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये PYQ भी है आपके मेडिकल वाले डिपार्टमेंट का, मेडिकल डिपार्टमेंट का ये PYQ भी है। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इधर देखिए, अगर ये फ्रिक्शन है तो अगर फोर्स हम इस पर हॉरिजेंटली लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस भी होगा तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है डियर, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसकी भी डायरेक्शन यही होगी। और अगर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन यही होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे जो Fs लगेगा वो किधर लगेगा? इस पे Fs इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और Fs की वैल्यू क्या होती है? Fs की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। और n की वैल्यू क्या होगी डियर? n की वैल्यू mg के बराबर होगी। n की वैल्यू क्या होगी? mg के बराबर होगी। तो चलिए फटाफट से इसको हम लोग कर लेते हैं। म्यू की वैल्यू है 0.5 और n बराबर यहाँ पे mg है, यानी कि 10 गुणे 10 बोले तो 50 न्यूटन। ओके, अब ये बताइए 50 न्यूटन अगर इधर को लग रहा है और 100 न्यूटन इधर को लग रहा है तो F नेट की वैल्यू क्या हो गई? F नेट की वैल्यू क्या हो गई डियर? F नेट की वैल्यू हो गई 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। बोलिए हाँ या ना। अब F नेट आ गया 50 न्यूटन। मास है इसका कितना है? मास है इसका 10 kg। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? नेट मास अपान नेट फोर्स अपान नेट मास बोले तो 10, कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही आ गया डियर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो बिल्कुल लल्लू छाप लगा होगा। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया बहुत ही अच्छे से। ओके डियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं कि वास्तव में ये क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है। देखिए सबसे पहले क्या था कि ये जो ब्लॉक M1 है, M1 ब्लॉक आपका बिल्कुल रेस्ट पे था, लेकिन क्या किया गया, इसमें एक मासलेस स्ट्रिंग को ब्लॉक ए से कनेक्ट करके ब्लॉक बी से कनेक्ट कर दिया गया, यानी बी को लटका दिया गया। किससे? एक फ्रिक्शनलेस और मासलेस पुली से, पुली के सहारे क्या किया गया? इसको लटका दिया गया। अब आपको यह बताना है कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा होगा डियर, वो
टेंशन की वैल्यू आपको बतानी है, उस टेंशन की आपको वैल्यू बतानी है। अगर ये बॉडी, अगर इस बॉडी पे मान लीजिए कि इसको जब लटकाया गया तो लटकाने से क्या होगा, लटकाने से मान लीजिए ए एक्सीलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, मान लीजिए ए एक्सीलरेशन क्या होगा इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अच्छा ये बताइए इस पे नीचे क्या लग रहा होगा, इस पे नीचे mg लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, नीचे इस पे mg लग रहा होगा। अच्छा चलिए आइए इस वाले के लिए हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग ब्लॉक ए के लिए बात करते हैं। ओके, ब्लॉक ए के लिए जब हम लोग बात करना शुरू करते हैं डियर, तो आप बताइए फटाफट से कि यहाँ पे क्या लिख दें। यहाँ पे अगर टेंशन टी है तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगा, बोलो हाँ या ना, पक्का। तो अगर यहाँ पर भी टेंशन, इसका मतलब क्या हो गया कि टी माइनस, और हाँ यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे म्यू के है, तो इसका मतलब इस इधर क्या लग रहा होगा, इधर आपका म्यू के, यानी कि क्या लग रहा होगा, इधर आपका एफ एस लग रहा होगा, एफ एस कह लीजिए या एफ के कह लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी है डियर, m1g है, m1g है। इसी को काउंटर बैलेंस आपका एन कर रहा होगा, यानी टी माइनस कितना, इधर पे लगने वाला फोर्स क्या, म्यू m1g बराबर क्या होगा डियर, बराबर से होगा m1a। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं डियर, पहले आप ये बताइए, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं, जल्दी से बताइए। हाँ, तो मेरे ख्याल से डियर आप सारे लोग इस बात से सहमत हैं। ओके चलिए ठीक है, अब आप आ जाइए बी वाले ब्लॉक पे। बी नंबर वाले ब्लॉक पे जब आप आते हैं डियर, तो बी वाले ब्लॉक में आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये पूरी की पूरी बॉडी mg से नीचे आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि mg माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा, m2 क्या, अरे बताइए ना भाई, mg m2a होगा, और क्या होगा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है टेंशन की वैल्यू, निकालना है। क्या करें, हमारे पास दो इक्वेशन पड़े हैं, हम क्या करें डियर, जल्दी से बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। हमको टी निकालना है, अगर अभी हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो टी हमारा तो एलिमिनेट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ऐसा काम करते हैं कि हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं डियर, m2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 में डियर, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, m1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, इससे क्या होगा कि इधर वाला टर्म आपका वैनिश हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से आ जाइए, इसमें क्या होगा, पहले वाले में m2 माइनस देखिएगा, माइनस म्यू m1 m2g बराबर से क्या होगा, m1 m2a। ये किनारे वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं कि नहीं, एक बार हम कैमरे में कंफर्म कर लेते हैं, डियर। बिल्कुल हल्का सा नहीं दिख रहा है, ठीक है, अब आप देख सकते हैं डियर, अब आप देख सकते हैं आराम से। चलिए इधर आइए, अब देखिए, हाँ ये हो गया ना, ये हो गया पहले वाले में हमने इंप्रूवमेंट कर दिया। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे वाले में इंप्रूवमेंट कर देते हैं। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, m1 से करना है। अच्छा ये बताइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m2 है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m2 है। तो ये क्या हो जाएगा, m1 m2g माइनस का t m1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 m2a। अब देखिए ये पहला इक्वेशन है आपका डियर, और ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को घटा लेते हैं। इन दोनों को जैसे आप घटाओगे, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और ये दोनों आपके चले जाएंगे, ये दोनों आपके कट जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, देखिए तो m2, यहाँ से देखिए m2, और फिर यहाँ पे भी प्लस है, प्लस m1 बराबर से क्या होगा, इसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, म्यू m1 m2g, और ये भी माइनस बन के उधर चला जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा,
प्लस यहाँ पे प्लस कर लीजिए, यहाँ पे प्लस कर लीजिए M1 M2G। बात समझ में आई? चलिए हम लोग क्या करते हैं, T कॉमन ले लेते हैं डियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे देखिए M1 M2G, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे M1 M2G कॉमन ले लेते हैं। M1 M2G जब कॉमन ले लेंगे डियर तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस म्यू। देखिए ये पूरा का पूरा आ गया तो यहाँ से 1 और यहाँ पे G केवल बचा, G क्यों, म्यू बचा। ओके, तो यहाँ से T की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से T की वैल्यू M1 M2G ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू अपान क्या, M1 प्लस M2। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन कुछ भी इसमें कोई दम नहीं था डियर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आया भी होगा। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये क्वेश्चन आपका CBSE AIPMT 2015 में ये पूछा गया डियर। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। एक बार आप फिर से देखिए कैसे इसको हम लोगों ने हैंडल करा, कैसे करा। देखिए अब सबसे पहले क्या करिए यार, ये BD आपको आता है, आपको मास को हैंडल करना आता है, आपको फोर्स को तोड़ना आता है, तो बस सब कुछ आता है आपको। यहाँ पे देखिए पहले वाले के लिए क्या किया गया, इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा था तो हमने क्या किया, पहले वाले के लिए अगर इधर T लग रहा था तो T ज्यादा है इसीलिए तो इधर ये एक्सेलरेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा T माइनस म्यू M1G बराबर M1A। ओके, उसके बाद देखिए दूसरे के लिए क्या हो गया, दूसरे के लिए ये नीचे आ रहा था तो इसका मतलब ये M2 है, एक्चुअली M2 है तो M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। बस उसके बाद इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया, पहले वाले में भाई ये सब तो यार तुम्हारी मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, मैथमेटिक्स आप कैसे हैंडल करते हैं इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आप यहां से भी इसको वैनिश कर सकते थे, क्या कर सकते थे, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, ये कट जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन फाइनली फिर क्या करना पड़ता, आपको लाके पुट करना पड़ता, ठीक है, आपको फिर से लाके पुट करना पड़ता, तो वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाती, तो इसका कोई मतलब नहीं था डियर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब एक कदम और आगे चलते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके डियर, चलिए हाँ तो डियर आइए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन किया है डियर। क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पहले वाले पे हम लोग फोकस करते हैं और देखिए ये आपसे पूछना क्या चाहता है। देखिए इसमें M1 M2 M3 तीन ब्लॉक हैं आपके पास, दिस इज M1, दिस इज M2 एंड दिस इज M3। ओके, और यहां पे देखिए इस जहां भी इस तरह का कांटा लगा रहे, जहां पे इस तरह की रफ सरफेस बनी रही, इसका मतलब सीधे से मान लीजिए कि वहां पे क्या, वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है और इस फ्रिक्शन की वैल्यू जो लग रही है वो है डियर आपकी म्यू। अब आइए, अब क्या होगा कि जैसे ही हमने M1 ब्लॉक को यहां से लटकाया, M1 ब्लॉक को यहां से लटकाया, इसमें A एक्सीलरेशन आने लगा और वो जो A एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसी A एक्सीलरेशन की आपको वैल्यू बतानी है। और खास बात क्या है इसमें कि M1 M2 और M3 तीनों आपके इक्वल है, तीनों आपके इक्वल हैं डियर। अब बताइए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। तो पहले आप एक काम ये करिए डियर कि आप वीडियो को कर लीजिए पॉज, और वीडियो को पॉज करते ही आप पूरा अपना बेस्ट ट्राई मारिए, और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन भी है। तो यानी कि अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं से आपका PYQ का भी कलेक्शन बन रहा होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे देंगे हम लोग। देखिए पहली बात तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन जो होगा डियर वो किधर लग रहा होगा, वो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा और इधर भी वो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, यानी कि म्यू एन, और यहाँ पे भी म्यू एन, ये दोनों म्यू एन लग रहे हैं इधर। अच्छा ये बताइए यहाँ पे अगर टेंशन है तो यहाँ पे भी टेंशन, अरे भाई टेंशन ऊपर लगता है, ये टेंशन जो ऊपर लग रहा था वही टेंशन इधर नीचे लग रहा है। और यहाँ पे क्या लग रहा है डियर, यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, यहाँ पे आपका mg लग रहा होगा। बोलिए हाँ या ना। अगर यहाँ तक आपको बिल्कुल बात समझ में आई हो तो डियर जल्दी से आप हमें बताइए कि क्या आप यहाँ तक क्लियर हैं, जल्दी से बताइए। अगर आप यहां तक डियर क्लियर है तो
एसिलरेशन ही तो बताना है। कनेक्टेड बॉडीज का एसिलरेशन कैसे निकालते हैं, आपको थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो ए बराबर क्या होता था डियर, एफ नेट अपान एम नेट। बोलो हाँ या ना, एम नेट। ये बात अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो तो फटाफट से इसको तो हम लोग कर सकते हैं ना यार, क्योंकि देखिए जो एफ नेट लग रहा है क्या वो वास्तव में नीचे नहीं लग रहा है, वो नीचे ही तो लग रहा है ना यार। तो ए एसेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे आपका mg लग रहा है, और माइनस का देखिए माइनस इसमें से क्या करिएगा, दो फोर्स इधर को लग रहे हैं, कौन कौन से, म्यू एन और म्यू एन, यानी माइनस का 2 म्यू एन, और अपान में एम नेट की वैल्यू क्या होगी डियर, दिस प्लस दिस। बोले तो m1 प्लस m2 प्लस m3, और तीनों की वैल्यूज आपको पता है क्या है, m है और m है, यानी कि क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। चलिए फटाफट अब और जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। mg माइनस का डियर क्या, 2 और म्यू एन की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू तो म्यू है और एन की वैल्यू क्या है, mg है यार, तो इसको लिख दीजिए, mg लिख दीजिए, और नीचे से क्या हो जाएगा बताइए, नीचे से 3m हो जाएगा। तो भाई यहां से एक m, यहां से एक m, यहां से एक m कट जाएगा। तो बताइए फटाफट से आंसर कितना आया, फटाफट से बताइए आंसर कितना आया, जल्दी से बताइए, g माइनस का 2 म्यू g अपान 3, इतना आया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना यार, कैसे करिएगा जल्दी से बताइए। यहां से आप g कॉमन ले लीजिए, जैसे आप g कॉमन लेंगे यहां पे आएगा 1 माइनस 2 म्यू अपान का 3। जल्दी से देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, g 1 माइनस का 2 म्यू अपान 3, g 1 माइनस का 2 म्यू अपान g 1 माइनस 2 म्यू अपान 3, ये सी फॉर कैट, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है डियर। इसको आप ध्यान से देखिए, और यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं, हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा आपका कट रहा है, उसको हम आपका मैनेज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके नीचे क्या हुआ है आपको पता ही है, इसके नीचे यहाँ पे देख लीजिए आप, वो थोड़ा सा कट रहा है, अब उसको एडजस्ट करना इस समय थोड़ा उचित नहीं। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये एम कैंसिल होगा, तो यहाँ पे जी कॉमन लीजिएगा, जब जी कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू अपान का 3, यही आंसर आ रहा है, देखिए यही g 1 माइनस का 2 म्यू अपान 3। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आया होगा डियर। फटाफट से क्या करिए, इसको आप अपनी नोट्स में उतारिए और अगले क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए अपनी, और इसमें भी आपको एसिलरेशन बताना है। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कह लीजिए, काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू कुल मिला के आपको म्यू दिया गया है, इसका मास m है डियर, और यहाँ पे ये थीटा है, इस पे ये फोर्स लगाया जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि इस पे एसिलरेशन कितना आएगा, फटाफट से बताइए डियर, फटाफट से बताइए। चलिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप पसंद करते हैं, फटाफट से बता दीजिए, चलिए कौन सा ऑप्शन आप पसंद करते हैं, बोलिए जी। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए डियर। आइए इधर आइए, देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, वही पुरानी बातें यार, क्या कि अगर f इधर लग रहा है तो f के दो कंपोनेंट, इधर क्या आ जाएगा f cos थीटा, और ऊपर क्या चला जाएगा, ऊपर आपका चला जाएगा f का साइन थीटा। बोलो हाँ या ना। और अगर ये म्यू है तो भाई सीधी सी बात है, अगर एसेलरेशन उधर हो रहा है तो इसके इधर आपका Fs लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Fs इजिकल टू क्या होती है डियर, Fs इजिकल टू आपका होता है म्यू इंटू म्यू इंटू एन होता है, और एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, म्यू mg, सीधी सी बात है। इसको आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन है, ये काम आएगा हम लोगों को पक्का। चलिए इधर आइए, अब ये बात अगर हो गई डियर, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हॉरिजॉन्टली ये f cos थीटा लग रहा था और इधर fs लग रहा था, यानी कि f नेट अपान यम नेट वाला फार्मूला क्या देता है हमें, एसिलरेशन देता है।
ये तो बात आपको याद है। तो चलिए फटाफट से कर लीजिए। एफ नेट क्या होगा, एफ नेट अगर इधर मूव कर रही है बॉडी तो एफ कॉस थीटा माइनस एफ एस, एफ एस माइनस का एफ एस, और एफ एस क्या है डियर, एफ एस है आपका म्यू एम जी, म्यू एम जी, बोलिए हाँ या ना। और यम नेट क्या है डियर, यम नेट तो आपका यम है, एम नेट तो आपका एम है। देखिए देखिए कहीं गलती तो नहीं हो रही हम लोगों से, कहीं गलती, हाँ बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हम लोगों ने एक चीज मिस कर दिया, हम लोगों ने एक चीज मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया, ए यहां तक आप मिटा दीजिए, एक चीज हम लोगों ने मिस कर दिया, छोड़ दिया, उसको ध्यान ही नहीं दिए भाई। ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। देखिए फटाफट से क्या गलती हुई है, आपको रियलाइज हुआ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए ऊपर एक ये भी तो लग रहा है, यानी कि सॉरी एप्स साइन थीटा, और ऊपर को नॉर्मल प्लस नॉर्मल, ये इज इक्वल टू क्या होगा, ये इज इक्वल टू होगा आपका एम जी डियर, ये आपका इज इक्वल टू एम जी होगा। यानी यहां से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ओके, अब देखिए इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहां से आइए, यहां पे एफ नेट, एफ नेट क्या होगा, एफ कॉस थीटा माइनस का म्यू है ना, माइनस का एफ एस, माइनस का एफ एस, और एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू, म्यू और क्या, म्यू एन, और एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है एम जी माइनस एफ साइन थीटा, अपान का डियर, अपान का क्या, अपान का एम, अपान का एम। चलिए अब बात आके बनी अच्छे से, अब बात आके बनी अच्छे से। अब बताइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। चलिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे कैसे, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी माइनस का म्यू एफ साइन थीटा अपान का एम, अपान का एम। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। अब तक सब सही है। यानी कि अगर हम लोग f अपान एम कॉमन ले लें डियर, अगर हम लोग f अपान एम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, f अपान एम का मतलब, अरे भाई यहाँ से f खींच लीजिए, यहाँ से n खींच लीजिए, तो f अपान एन अगर हम लोग खींच लेते हैं तो हम लोगों के पास क्या बचता है, कॉस थीटा और साइन थीटा अंदर बच जाएगा, यानी साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। अरे भाई देखिए यहाँ से देखिए इन दोनों को एक साथ ले लीजिए ना, म्यू को आप यहाँ से खींच लीजिए, तो यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा, आपका एम जी प्लस का साइन थीटा बचेगा। अगर माइनस म्यू और यहाँ पे माइनस म्यू जी ले लीजिए, बस मेरे ख्याल से अब आप बैलेंस्ड फील कर रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा है, अरे माइनस का म्यू एम जी ले लीजिए, तो माइनस का जब म्यू और जी आप ले लिए, यहाँ से म्यू और जी ले लिए तो क्या बचा, ये वाला एम इसके साथ में बाहर निकल आया, तो ये फाइनली क्या आपका बन जाएगा, फाइनली आपका देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका सी वाला, सी फॉर चेन्नई, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये मैथमेटिक्स वाले पार्ट से आप बिल्कुल मत डरा करिए, बस आपको क्या करना था इस वाले क्वेश्चन में डियर, ध्यान से देखिए कि ऊपर एफ साइन थीटा लग रहा है और इस साइड में हॉरिजॉन्टली एफ कॉस थीटा लग रहा है, इन्हीं दोनों को आपको बैलेंस करना था। मेन आपका ये वाला चीज था कि एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा यानी ऊपर वाला प्लस एन जो भी ऊपर लग रहा है बराबर एम जी के है जो कि नीचे लग रहा है। बस उसके बाद ये वाली चीज से आप एन निकाल लीजिए, एन क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और उसके बाद देखिए उसके बाद बचा क्या, उसके बाद एफ नेट अपान एम नेट, तो एफ नेट में क्या है, एफ कॉस थीटा उधर लग रहा है और एफ एस इधर लग रहा है, यानी एफ कॉस थीटा माइनस क्या, म्यू, और सुनिए ध्यान से सुनिए, म्यू, और यहां पे ये हो जाएगा क्या, ये चीज। तो अब देखिए जब ये चीज अंदर गया तो म्यू एम जी और यहाँ पे प्लस, यही गलती हो रही थी थोड़ा सा, म्यू और ये प्लस एफ साइन थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही आप करते हैं आपको एफ अपान एन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी मिल जाएगा। ओके, तो मैथमेटिक्स वाले पार्ट को थोड़ा सा हम लोग और स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप फिजिक्स सीख रहे हैं तो फिजिक्स में आपकी मैथ्स थोड़ा सा अच्छी होनी चाहिए डियर, नहीं तो फिर ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन में हम लोग बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर देंगे। ठीक है, हाँ तो ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चंस भी आपके अपने हुए होंगे, और अब हम लोग चलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस की तरफ। ओके डियर, चलो
हाँ तो डियर, अब हम लोग इस वाली सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं और उस आगे बढ़ाने के क्रम में अब हम लोग फिर से 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं डियर। ओके, तो चलिए फटाफट से हम लोग 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं और वो 2 क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल लिखे हुए हैं। पहला, व्हिच वन इज इनकरेक्ट, ये 2018 का PYQ है, AIPMT 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है डियर। इसलिए हम आपको ऐसा इसलिए बता देते हैं जिससे कि आपका मोटिवेशन बना रहे। यस मैंने कर लिया, इस तरीके की जब फीलिंग आती है ना तो मतलब गजब का ही मतलब माहौल बनता है। चलो डियर जल्दी से बताओ कि व्हिच वन इज इनकरेक्ट। चलो जल्दी से मैं पढ़ता हूं। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब काइनेटिक फ्रिक्शन, हमने रोलिंग का नाम तो नहीं लिया लेकिन मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन बताया था। तो काइनेटिक फ्रिक्शन 2 तरीके का होता है डियर, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है। जब बॉडी रोल करते हुए आगे बढ़ती है तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, जब सरकती हुई आगे बढ़ती है तो उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। ये दोनों बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन के ही पार्ट होते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन के ही ये दोनों पार्ट होते हैं। चलिए अब हमने वहां पे आपको बताया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन, अब देखिए सुनिए यहां से, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये बात सत्य है क्योंकि जब बॉल जो है आपकी या कोई भी बॉडी आपकी जब रोल कर रही होती है तो उस पर फ्रिक्शन की वैल्यू कम लगती है। यस, और एक जानकारी के लिए हम आपको एक बात और बता दें कि अगर कभी स्टैटिक फ्रिक्शन, याद रखिए रोलिंग की बात नहीं कर रहे, स्लाइडिंग की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो ग्राफ होता है डियर वो कुछ ऐसे होता है। ये याद रखिएगा। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ, ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है, ये बताइए नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन। यस डियर, ये नीचे वाली है आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और ये जो है ये आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। कहीं भी आप देखिएगा, अभी हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे, आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग में भी ये बात आपको बताई थी कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। आइए जल्दी से, यानी ये वाला करेक्ट है, यानी पहला ऑप्शन अपना करेक्ट है। सेकंड, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। इज इट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे भाई आपको पता नहीं है म्यू एस इज इक्वल टू क्या होता है, अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एन होता है। यानी कि आप कहीं ना कहीं से क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो यहाँ पे देखिए ना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। इट्स ओके, यस इट्स करेक्ट, सही है डियर। फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। स्टार्टिंग में चिल्ला के हमने बताया था ये बात आपको कि हाँ ये सत्य है। अब अगला लास्ट आइए, यानी यही गलत होगा, यानी कि हम लोग वैसे भी पहुंचे। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। याद रखिएगा डियर, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हो, चाहे वो डायनेमिक फ्रिक्शन हो, कुछ भी हो, किसी का भी जो कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट है, म्यू एस है, म्यू के है, स्लाइडिंग हो या काइनेटिक हो या रोलिंग हो, कुछ भी हो, जो भी कोफिशिएंट है सब डायमेंशन लेस है, कोई भी डायमेंशन नहीं होता। यानी ये वाला पोर्शन अपना गलत है। क्या है, ये गलत है डियर, ये गलत है। ओके, ये ग्राफ ध्यान दीजिएगा। इस ग्राफ में कभी ना कभी मेरे ख्याल से तो जेई मेन में और एडवांस में तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल कतई है ही नहीं। हाँ लेकिन अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हैं तो इस ग्राफ को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसमें आपसे पूछ सकता है म्यू एस कौन सा है और म्यू के कौन सा है, आपसे जरूर पूछ सकता है। हालांकि अब तक ऐसा नहीं पूछा है लेकिन मे भी पूछ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए डियर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए फुल्ली, बहुत अच्छी तरीके से फोकस करिए। देखिए, कैलकुलेट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। क्या क्या आपको कैलकुलेट करना, पहली बात देखिए, इधर देखिए, ये जो है यहाँ पे ये म्यू एस की वैल्यू आपको दे दी गई है।
आपसे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑन ब्लॉक पूछ रहा है। ये तीन बातें आपसे पूछी जा रही हैं यहाँ पे, आपको तीनों का जवाब देना है। चलिए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यानी औकात, स्टार्टिंग में हमने औकात की बात करी थी। औकात की बात जब हमने करी थी यानी कि एफ एस बराबर म्यू एन होता है, यही होती है औकात, यही होती है लिमिट, यही होती है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, यानी इसी को आप लोग क्या कहते हो, एफ एल बोल देते हो, एफ एल बोल देते हो, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। तो देखो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना दिया गया है, 0.6, और यन की वैल्यू क्या होगी, जो नीचे mg लग रहा होगा वही ऊपर तो यन होगा, यानी कि 10 चौके 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 छंगे 24, ओके, यानी कि यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी डियर, ये आपकी आ जाएगी 24 न्यूटन, यानी कि एफ एल लिमिटिंग फोर्स, यानी कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या आ गई, एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आ गया, 24 न्यूटन, 24 न्यूटन आ गया। ये क्या आ गया इसका आंसर आपका, इसका आंसर आपका आ गया 24 न्यूटन। चलिए, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, अब वही, हाँ बताइए कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है बताइए, आप क्या कहिएगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है बताइए। 24 बोलेंगे, 24 बोलेंगे, गलत है डियर। याद करिए लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने बताया था कि क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन इज एडजस्टिंग फोर्स, यस इट इज एडजस्टिंग फोर्स। आप 0 लगाएंगे वो 0 लगाएगा, आप 1 लगाएंगे वो 1 लगाएगा, आप 2 लगाएंगे वो 2 लगाएगा, वो अपनी औकात तक जाएगा। जब आप इसकी औकात में आ जाएंगे, जब आप इसकी औकात में आ जाएंगे तो ये अपनी औकात में आ जाएगा, यानी जब आप 24 लगाइएगा ना तो ये 24 लगाएगा। लेकिन आप लगा कितना रहे हो, आप 20 ही लगा रहे हो यहां, तो ये क्या लगाएगा, 20 लगाएगा, यानी इसका फोर्स क्या आएगा, 20 आएगा, इसका मान क्या आएगा 20, नॉट 24, नो, गलती मत करना, 24 नहीं आएगा डियर, 20 आएगा। क्यों, इट इज एडजस्टिंग फोर्स, ये उतना ही लगाता है जितना आप उस पर लगाते हो। ओके, चलो, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, अरे भाई सीधी सी बात है, आपने 20 लगाया है, इसने भी 20 लगा दिया, एक्सीलरेशन होगा क्या, नहीं होगा मेरे प्यारे, नहीं होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। चलिए डियर, अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलो, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने क्या है, हमारे सामने 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी क्वेश्चन, छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं डियर, क्योंकि हमको अपनी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर से बेहतरीन करनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या है, कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। पहली चीज आपको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, दूसरा है आपका फ्रिक्शन फोर्स आपको फाइंड करना है, और तीसरा एक्सेलरेशन इन दिस ब्लॉक। 3 बातें आपको क्लियर करनी है, और इसमें भी वही 3 बातें, इसमें भी वही 3 बातें, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन और वुमेन परफेक्ट, आप तो जानते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है, अब हम लोग इस पे बात करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 5 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है। ये ब्लॉक अगर ऐसे किया गया है, इसका मतलब यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है, यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है। अच्छा डियर, ये बताइए आप फटाफट से ये बताइए कि अगर 5 न्यूटन ऐसे लग रहा है, अगर ये 5 न्यूटन हॉरिजॉन्टली कह लीजिए या परपेंडिकुलरली कह लीजिए, इस पे अगर ये 5 न्यूटन ऐसे लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल, ये यहाँ पे नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा कि नहीं, और ये नॉर्मल किसके बराबर होगा, ये नॉर्मल जितना ये लगा रहा होगा उतना ही तो ये लगा रहा होगा, बोलिए हाँ या ना, यानी ये भी क्या होगा, 5 न्यूटन के बराबर होगा, यानी कि ये भी किसके बराबर होगा डियर, ये भी आपका 5 न्यूटन के बराबर होगा। बताइए, अगर यहाँ तक बातें आपको समझ में आई हैं तो फटाफट से बोलिए, हम लोग आगे बढ़ें। ओके, तो अब बताइए डियर कि अगर ये चीज़ हम लोगों ने कर लिया तो अब आगे कैसे बढ़ें, आगे हम लोग कैसे बढ़ें, फटाफट से बताइए। चलिए बोलिए, इतना हो गया। चलिए ठीक है, अब बात ये आती है, सबसे पहली बात लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यानी कि एफएल की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन होती है। म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.5। एन की वैल्यू कितनी है डियर, 5 बोले तो
2.5 न्यूटन। 2.5 न्यूटन आएगा क्या? 2.5 न्यूटन आएगा एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग की वैल्यू आएगी 2.5 न्यूटन डियर। अच्छा ये बताइए कि अगर ये जो है ये मास अगर 0.1 का है तो नीचे क्या लग रहा होगा? mg, और mg की वैल्यू क्या होगी डियर बताइए तो? mg की वैल्यू होगी 1, mg की वैल्यू होगी 1 kg, 1 kgf, 1 kgf, 1 न्यूटन कह लो यार, 1 न्यूटन कह लो। कितना? 1 न्यूटन। अब सुनो ध्यान से, 2.5 न्यूटन एफ लिमिटिंग लग रहा है, इसका मतलब यहां पे ये 2.5 न्यूटन यहां पे इस ब्लॉक और इसके बीच में लग रहा है, इसके बीच में लग रहा है, और यहां पे केवल नीचे 1 न्यूटन लग रहा है। क्या ये ब्लॉक हिलेगा डुलेगा? बताइए जल्दी से, क्या ये ब्लॉक हिलेगा डुलेगा? नहीं हिलेगा डुलेगा मेरे भाई, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या आपको मजा आया कि नहीं? क्या आपको मजा आया कि नहीं? बताइए जल्दी से। मेरे ख्याल से आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। आइए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगले क्वेश्चन में क्या करना है? वही सारी बातें आपको, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बतानी है, आपको फ्रिक्शन फोर्स बताना है, आपको एक्सेलरेशन बताना है। चलिए यहां पे दोनों वैल्यूज आपको दी गई हैं डियर, एफ एस भी दिया गया है, एफ के भी दिया, म्यू के और म्यू एस भी दिया गया। क्या मतलब है म्यू एस का? स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। म्यू के का मतलब क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, कॉफिशिएंट्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके चलिए अब ये बताइए कि यहां पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये mg है, तो नीचे क्या लगेगा? नीचे mg, ऊपर n नॉर्मल लगेगा। अच्छा ये बताइए एफएल लिमिटिंग फोर्स क्या होता है डियर? म्यू एस इंटू नॉर्मल होता है। म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.6। n की वैल्यू कितनी है? 20। बताइए 20 छक्का, बताइए जल्दी से, 2 छंगे 12 बोले तो 12 न्यूटन डियर। अब यहां पे बात आ जाती है, हम बोले थे ना आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, वो समय आ गया है, यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एफ एल लिमिटिंग वैल्यू कितनी है? 12, यानी कि इसकी औकात कितनी है? इसकी औकात है 12 न्यूटन की, और आपने लगाया कितना है? 20। आपने लगाया कितना है? 20। अब सुनिए ध्यान से, एफ एल की वैल्यू आ गई है इतना। अब बात आती है फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? अब सुनिए, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम करना बंद कर दिया, यहां पे क्या लगा? यहां पे अब आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है डियर म्यू के इंटू एन होता है डियर, और यहां पे इसकी वैल्यू म्यू के की 0.4 है, और एन की वैल्यू आप देख रहे हैं 20 है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 चौके 8, 0 80, 20 चौके 80, यानी 8 न्यूटन आएगा। याद रखिएगा डियर, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो 8 न्यूटन आएगी। कितना आएगी? 8 न्यूटन। कौन से फ्रिक्शन? यस, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। यहाँ पे ये खत्म हो चुका है, और आपसे हमने बताया था कि एक बार अगर धक्का लग जाए, स्टार्टिंग में आपको तकलीफ होगी, लेकिन एक बार जब आप धक्का लगा के निकाल देंगे गाड़ी, तो गाड़ी आराम से चलने लगेगी। वही बात है कि गाड़ी आराम से चलने लगी है, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई है डियर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 न्यूटन ही अब लग रहा है, पहले 12 न्यूटन लग रहा था जब बॉडी रेस्ट पे थी। जब आप धक्का लगाए स्टार्टिंग में तो आपने 12 लगाया, अभी आप केवल 8 न्यूटन लगा रहे हो और बॉडी आराम से चल रही है। ओके तो चलिए अब देखिए, अब ये चीज आ गई आपकी एफएल। अब बात आ रही है एक्सेलरेशन क्या होगा डियर। इधर देखिए ये अब फिर से वही बात कि जो ये भले ही काइनेटिक फ्रिक्शन है, लेकिन ये भी लगेगा कहां? अपोजिट डायरेक्शन में 8 न्यूटन, इधर को कितना? 20 न्यूटन, यानी कि एक्सेलरेशन बराबर एफ नेट अपान यम नेट। एफ नेट कितना है? एफ नेट 20 इधर 8 इधर, 20 इधर 8 इधर, यानी कि 12 और बटे 2 का मतलब हो गया डियर आपका कितना? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से डियर आपको जबरदस्त
है ना। जबरदस्त ये बात समझ में आई होगी, जबरदस्त आपको ये बात समझ में आई होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आप सारे लोगों ने, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप सारे लोगों ने निकाल लिया होगा। कितना आ रही है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले आप देख लीजिए कि ये बात आपको दिख रही है कि नहीं, पहले ही बात आपको ये दिख रही है कि नहीं। थोड़ा सा कट जा रहा है डियर, कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 12/2 की वैल्यू आई है 6 मीटर पर सेकेंड। सो इतना तो आपको पता होगा यार कि 8 न्यूटन इधर लग रहा है, 20 न्यूटन इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स कितना हुआ? 12 में से 8 गया, 20 में से 8 गया 12, और एक्सेलरेशन 12/2 बराबर 6। तो मेरे ख्याल से आपने इस क्वेश्चन को पक्का जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया होगा। ओके चलिए ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन पे आप अपना बेस्ट ट्राई मारिए। और क्या निकालना है भैया? वही पुरानी चीजें आपको निकालना है। एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद आपको एक्सेलरेशन निकालना है, और आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। चलिए बताइए फटाफट से, तीनों बातें आप निकालिए, आप तीनों बातें निकालिए। एफ एल निकालिए, लिमिटिंग फोर्स निकालिए, पहली लिमिटिंग है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालिए। दूसरा क्या है? फ्रिक्शन फोर्स बताइए, एफ फ्रिक्शन फोर्स बताइए। और तीसरी बात जो है वो आप एक्सेलरेशन बताइए। क्या? एक्सेलरेशन। तीनों बातें निकालिए। मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन यार प्रैक्टिस करने के बाद अब तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आ रहा होगा डियर। चलिए इधर देखिए, अगर ये अंदर को, अगर ये सॉरी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यार, वैसे भी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इस समय 1 बज रहा है डियर, समझ रहे हैं? इस समय 1 बज रहा है, और काम करने में मज़ा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि जब आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाते हैं ना, तो बहुत गजब का फीलिंग आता है, बहुत गजब का फीलिंग आता है। चलो ठीक है, इट्स ओके। अब देखो, इधर देखो, ये आपका क्या है? ये आपका सरफेस है डियर। क्या है? ये आपका सरफेस है। इधर से आपने क्या लगाया? इधर से आपने 100 न्यूटन लगाया। अच्छा ये बताइए, क्या इस पर नॉर्मल भी इधर को लगेगा? और कितना लगेगा? 100 न्यूटन ही तो लगेगा यार। अच्छा ये बताइए, एफ एल क्या होता है? एफ एल, अरे लिमिटिंग एफ एल, लिमिटिंग वैल्यू कितनी आती है ये बताइए। लिमिटिंग फ्रिक्शन यार, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आता है? म्यू एन आता है। कितना आता है? म्यू एस एन बोल दो, चलो म्यू एस एन। तो म्यू एस की वैल्यू 0.4 गुणे 100 बराबर कितना आया? 40 न्यूटन आया। कितना है डियर? 40 न्यूटन। और यहाँ पे जरा देखो, ये 5 किलोग्राम का वस्तु है, नीचे 50 न्यूटन लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 50 न्यूटन। यानी आज भी आपने इसकी औकात से ज्यादा लगा दिया। आज भी आपने क्या किया? इसकी औकात से ज्यादा लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी नीचे मूव करेगी। और अगर बॉडी स्टार्ट्स, इफ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, not tending, starts moving. If body starts moving, it means which type of friction is acting there? Yes, कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन यार। काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। यानी कि अब आपका F काइनेटिक निकलेगा। F काइनेटिक का मतलब म्यू के एन आएगा। और म्यू के की वैल्यू कितनी है डियर? म्यू के की वैल्यू 0.3 है, और एन की वैल्यू कितनी है? 100 है। यानी कि आ जाएगा 30 न्यूटन। अब जरा सोचो, म्यू, अब देखो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसका मतलब ये ऊपर लग रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? ये ऊपर लग रहा है कितना? 30 न्यूटन। नीचे कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन बराबर एफ नेट अपान यम नेट। जानते तो हो यार, क्या बार बार वही बातें हम लोग रिपीट करते हैं। तो एफ नेट क्या है? एफ नेट क्या है? 50 माइनस का 30 बटे यम नेट कितना है? 5। बोलो फटाफट से जय माता दी। बोलो फटाफट से जय माता दी। 50 में से 30 गया 20 बटे 5 बराबर 5 चौके 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डियर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से जबरदस्त समझ में आ गया होगा आपको, जबरदस्त समझ में आ गया। पक्का बताओ? पक्का। चलो ठीक है। मेरे ख्याल से इन तीनों क्वेश्चंस को आपने अगेन बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। यार वीडियो लंबी जा रही, जाने दो,
वीडियो लंबी जारी जाने दो, लेकिन क्या हम सीख रहे हैं, क्या हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन पकड़ पा रहे हैं, क्या अब हमारी पकड़ अच्छी बनने लगी है? अगर हाँ तो बस आप करते रहो, टेंशन ना लो यार, टेंशन ना लो यार। रात रात भर जग कर अगर हम वीडियो बना सकते हैं तो रात रात क्या, आप 2-3 रात जग के आप पढ़ भी सकते हो यार, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, तो मेरे ख्याल से डियर इस क्वेश्चन को भी आपने एंजॉय किया होगा। चलिए लेते हैं, हाँ यार ले लो ना यार, चलो लेते हैं कुछ नए क्वेश्चन और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ओके डियर, चलिए। हाँ डियर, तो आपके सामने स्क्रीन पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है डियर, आप इसको बहुत ही प्यार से ट्राई करिए। सबसे पहले आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद आप अपना बेस्ट ट्राई मारिए, उसके बाद फिर से वापस आइए और हमें बताइए कि कैसा है ये क्वेश्चन और आपका आंसर आया कि नहीं। कमेंट किया करो, मजा आता है यार। अब देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट द ब्लॉक सोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। आप ये बताइए, जो फोर्स आप इस पे लगा रहे हो ना, ये फोर्स जो आप इस पे लगा रहे हो, इसकी मैक्सिमम क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि ये आपका ब्लॉक जो है वो क्या करे, ये डज नॉट मूव, यानी कि ये मूव ना करे। इट मींस योर ब्लॉक should be in the position of equilibrium। yes, आपका ये जो ब्लॉक है डियर, ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। क्या होगा मैक्सिमम फोर्स की वो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ब्लॉक इक्विलिब्रियम में 20, 10, 12, 15। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आपको वही काम करना है एफबीडी वाला। एफबीडी के लिए सबसे पहले पॉइंट सेंटर है ना, सबसे पहले पॉइंट मान लीजिए, आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट मान लीजिए। ओके, अब देखिए ये जो फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, वास्तव में ये फोर्स क्या ऐसे लग रहा है? बिल्कुल, अगर ये 60 डिग्री है माय डियर स्टूडेंट, तो ये भी तो 60 डिग्री होगा ना। अगर ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये पहला कंपोनेंट क्या होगा, f cos 60, और नीचे क्या आएगा, f sin 60। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ओके, एक बात और ये बताइए, ऊपर नॉर्मल लगता है, नीचे mg लगता है, बोलो हाँ या ना। अरे इसको साइड से लगाएं, इसके ऊपर ही लगेगा, साइड से इसलिए दिखाएं कि आपको समझ में आ जाए। अब चलिए आइए फटाफट से हम लोग मैनेज करते हैं। क्या कहेंगे, n बराबर आप कहेंगे mg प्लस f sin 60। बोलिए हाँ है ना, क्योंकि भाई ये ब्लॉक ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है और ना ही इधर उधर हो रहा है, ये भी बात याद रखिएगा, ये भी बात है। तो यानी कि n बराबर क्या होगा, mg प्लस f sin 60। ओके, तो ये बात हो गई। ये तो हमारी बात किसकी हो गई, ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं, ये तो हमने वर्टिकली इसको मैनेज किया। अब सुनिए, यहां से आप n की वैल्यू निकालिए, फटाक से n की वैल्यू निकालिए। n की वैल्यू निकाले तो है यार, mg, और m की वैल्यू कितनी है, रुको बैलेंस करते चलो। m की वैल्यू है √3 इंटू g की वैल्यू आप 10 रख दो, चलो प्लस f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू नहीं पता है, तो f sin 60 का मान √3/2। तो यहां से √3 का मान यहां पे हो जाएगा 10 प्लस f/2। बोलो हाँ यार, पक्का। चलो ठीक है, इट्स ओके। इतना हो गया। तो ये हो गई आपकी n की वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, म्यू है, तो इसका मतलब ये देखो इधर देखो, इधर मोशन होना मतलब होने की टेंडेंसी है किससे, F60 से। तो इसका मतलब इधर क्या लग रहा होगा, इधर आपका लग रहा होगा FS। तो FS की वैल्यू भी बताइए क्या होगी, FS बराबर होता है म्यू n, और म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है 1/2√3 है। ओके, अच्छा ठीक है। और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू देखो ना यहां से कितनी है, n की वैल्यू जो आपकी है वो है √3 और ब्रैकेट में कितना 10 प्लस f/2। बात समझ में आई कि नहीं भाई,
और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये इधर लग रहा है फ्रिक्शन और उधर लग रहा है फोर्स, तो ये वैल्यू अगर इसके बराबर हो जाए, इसका मतलब ब्लॉक हिलेगा डुलेगा नहीं, इसका मतलब ये वैल्यू F गुणे cos 60 का मतलब √3/2। अब बताइए cos 60, सॉरी, टेक्निकली क्राइम मत करिए, 1/2। हाँ, अब बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? ओके, अगर इतनी बात समझ में आई है डियर, तब तो सब कुछ खत्म, ये गया, इसको अंदर भेजो, 10 दूना 20 प्लस जैसे ही ये अंदर जाएगा, ये हो जाएगा F/4 बराबर F/2। बोलो हाँ या ना, कुछ होने लगा, हाँ होने लगा भाई। क्या करो तुम, 2 से सब पूरा मल्टीप्लाई मार दो, 2 से, तो ये हो जाएगा 10 प्लस F/2 बराबर F। बोलो हाँ या ना। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, F/2 बराबर 10, तो F बराबर 20 न्यूटन। यानी कि F की वैल्यू डियर अगर 20 न्यूटन हो, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो मेरे ख्याल से ए फॉर अहमदाबाद, IT वाले अहमदाबाद, ठीक है। हाँ तो ठीक है, इट्स ओके। तो मेरे ख्याल से डियर ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त फीलिंग में लाया होगा, क्योंकि देखो यार, इसमें हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा वेक्टर का भी कैसे फोर्स को कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं, कैसे FBD बनाते हैं, कैसे फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो देखो NLM बोला था ना, ये आलू की तरह है, जैसे आलू सारी सब्जियों में ना टेली रहती है, ठीक उसी तरह से देखो NLM हर जगह, फ्रिक्शन भी पढ़ रहे हैं, NLM लग रहा है, तो यार क्या अच्छी बात होती है। ओके, तो मेरे ख्याल से डियर ये भी क्वेश्चन आपने एंजॉय किया होगा। चलिए आज का, अब इस लेक्चर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। तो चलिए इसको करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके डियर, चलो। हाँ डियर, तो अब आज के इस सेशन का एंड हम लोग आज के इस छोटे से प्यारे से क्वेश्चन से करते हैं, और अब आपको ये बात पता चलेगी कि यार कितना सिंपल कितना क्यूट सा क्वेश्चन है ना, ये छोटा सा लग रहा है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। The coefficient of static friction μs between block A and mass 2 kg, है ना, between the block A of mass 2 kg and table is 0.2। क्या मतलब समझा आपने? इसका मतलब ये हुआ, ये टेबल है, इस टेबल के बीच में और इस ब्लॉक और टेबल के बीच में म्यू की वैल्यू कितनी है डियर? 0.2। What would be the maximum mass value of block B so that the two blocks does not move? हमने आपको ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन भी आप लिख लीजिए। 0.2 kg, 0.4 kg, 0.4 kg, 2 kg, 4 kg। चलिए फटाफट से आप ये ABCD है एक्चुअली, मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, आपको तो पता ही चल गया होगा यार, ठीक है। हाँ तो बताओ फटाफट से बताओ। द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ द ब्लॉक बी, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी so that what कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है मूव ना करे, दोनों का दोनों सिस्टम। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं से मेरे डियर स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ रही होगी, परम प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू लगे, वो वैल्यू यहाँ पे लग रहे टेंशन, यानी कि नीचे जो लग रहा है mg, इन दोनों को बैलेंस कर रहा हो। और एक बात जान लीजिए, ए जो है वो 2 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, ये 2 kg का ब्लॉक है। तो इसका मास आपको बताना है, तो कर लिया जाए काम, क्या ही दिक्कत है यार। यहाँ पे mg लगेगा तो यहाँ पे भी टेंशन लगेगा। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप इसको देखो ना यार, आप इसको देखो, नीचे क्या लगेगा? नीचे mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा? n लगेगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग fs पता कर लेते हैं।
ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बताइए जल्दी से, म्यू इंटू एन होता है डियर। म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है 0.2, एन की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताइए, 10 दूना 20, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 20 दूना 40, अरे भाई 4 के कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 न्यूटन आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, पक्का। अगर ये 4 न्यूटन आ गया किसकी वैल्यू, इसकी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टेंशन लग रहा है ऊपर और ये जो नीचे mg है, अरे भाई ये भी आगे ना बढ़े, ये भी आगे ना बढ़े, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि mg बराबर टेंशन के होना चाहिए, mg बराबर टेंशन के, और ये टेंशन किसके बराबर होना चाहिए, ये जो इधर को ये जो fs लग रहा है, इसका मतलब ये mg 4 के बराबर, ये जो टेंशन है 4 के बराबर, तो m इंटू 10 बराबर कितना 4, तो भाई m बराबर क्या हो जाएगा, सो सिंपल यार, कितना 0.4 kg, 0.4 kg। तो मेरे ख्याल से आपका 0. हाँ बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, क्या मुझे ऐसा लगता है कि आपने आज का सेशन बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपने सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईमानदारी से किए होंगे। तो ऐसे ही आप बने रहिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक करके बेसिक लेवल से हायर लेवल तक जाएंगे और एक एक क्वेश्चन बिल्कुल से करेंगे। बिल्कुल आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा, आपको हम उस लेवल तक ले जाएंगे जहां से आपको ये दिखने लगेगा, इस लेवल पे ले जाएंगे कि आपको कॉलेज आपको दिखने लगेगा। ओके, तो ठीक है डियर, आप जहां कहीं पे बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे ही आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और हम लोग ऐसे ही फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल्स और कुछ क्वेश्चंस सीखते रहेंगे। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।